आनंदजीत जी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। लाइक ही इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी इंडियन इकोनॉमिस्ट, एकेडमिक, रिसर्चर एंड क्रिएटिव विजनरी पर्सन। और मैं अरुण सर के बारे में बताना चाहती हूँ। अरुण सर 22 इयर्स से एजुकेशन में हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं राजस्थान बीकानेर में। चूंकि ये हमारा सेशन है वो एक एकेडमिक कम लिटरेरी सेशन होने वाला है, तो मैं शुरुआत एक कविता से कर रहा हूँ। कविता इस प्रकार से: टुकड़े हुए सारे मुस्कुराहटों के खोज में जब सोचा अमेजन हो, तो अमेजन के ऑनलाइन शॉपिंग में ऑर्डर देने के लिए फोन को बार बार दबाने पर अमेजन ऐप रोक कर बोलने लगा कि झूठ, घबराहट का स्टॉक तो जारी है अमेजन पे, पर मुस्कुराहट का सुकून बहुत दिन से आउट ऑफ स्टॉक है। सुनने में आया है कि वो स्टॉक हार्मुज स्ट्रेट में अटका हुआ है। बहुत जल्दी से सामान आने के बाद सुकून, राहत, दर्द के दवाई अमेजन पे उपलब्ध होंगे। तब तक इंतजार सबसे बड़ा राहत है इंसानियत के लिए। आनंदजीत गोस्वामी। ये कविता मैंने इसलिए नहीं सुनाई कि ये कविता सुनाना चाहता हूं। मैं खुद भी एक लेखक हूं, बहुत सारी कविताएं मैंने लिखी है, पर ये सामयिक है। और साथ ही साथ ये भी कि ये आनंदजीत के व्यक्तित्व को अपने आप ही अभिव्यक्त कर देती है। वो कितना गहरा सोचते हैं, कितना सही दिशा में सोचते हैं, और साथ ही साथ उनके सोचने में मानवता कहाँ तक है आनंदजीत जी। और हमने, जैसा कि श्रुति जी ने बताया कि ये मल्टी टैलेंटेड है, कि हम जब प्रोफाइल देखा मैंने आनंदजीत गोस्वामी जी का, तो मुझे लगा कि ये म्यूजिशियन भी हैं, ये गाते भी हैं, ये लिखते भी हैं, ये पढ़ते भी हैं, ये चेताते भी हैं समाज को भी, और समाज के उद्धार का काम भी करते हैं। तो मैं अपने बारे में नहीं कह करके आज सिर्फ आनंद जी से बात करूंगा। और बात की शुरुआत में जो करूंगा वो इस बात से करूंगा कि उनकी एकेडमिक लाइफ है वो कैसे स्टार्ट हुई। शैल वी स्टार्ट आनंदजीत जी? सिर्फ मैं आपकी अभी एकेडमिक लाइफ पे बात करना चाहूंगा, और उसके बाद में हम लिटरेरी पक्ष पे जाएंगे। और स्पेशली क्योंकि मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो आपके पूरे रिसर्च पे के पीछे मनोविज्ञान क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आपके लिटरेरी सफर पे, आनंद जी। एकेडमिक सफर से शुरू करूं, कहाँ से? जी हाँ, बिल्कुल, एकेडमिक सफर से। और हमारे दर्शक के लिए क्या हिंदी और अंग्रेजी मिला के हाँ, बोलूं या हिंदी ये में मैं बोलूं? आपको कहना चाहूंगा कि चूंकि हम लोग है दोनों तरह के लोगों पे बात करना चाहेंगे, तो अच्छा ये रहेगा कि आप हिंदी डायलॉग में, क्योंकि राजस्थान में, पुणे में, ठीक, मतलब महाराष्ट्र में, और मैं मध्य हिंदी में बात प्रदेश में, करूंगा। गुजरात में हिंदी हिंदी हिंदी, वाले। हिंदी में ही हाँ, बात आपके करूंगा। बारे में वो हिंदी भाषा के लोग भी जाने। नहीं, मैं खुद भी बहुत ज्यादा सुकून महसूस करता हूँ कि देश की भाषा बोलने में। तो जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। एकेडमिक सफर, ऐसा तो सोचा कुछ नहीं था ऐसे सफर के बारे में। इंजीनियरिंग पढ़ने की सोचा था, इंजीनियरिंग एग्जाम्स भी दिए थे, दाखिला भी हुआ था। फिर एक दिन रियलाइजेशन हुआ कि बहुत ही ज्यादा एक कंपेटिटिव सोसाइटी के जो विश है वो मेरे अंदर घुस गया है। तब मैं शायद 18-19 साल का था। तो जिस पल में ये महसूस हुआ, उसी टाइम पे मैंने काउंसलिंग फॉर्म फेंक दिया इंजीनियरिंग का। तो आईटी पढ़ने चला था। 98-99 का बात है, तब आईटी आया था इंजीनियरिंग में। एक बहुत ही मेजर फील्ड था, तो टॉप रैंकर्स को कंप्यूटर, आईटी ये सब मिलते थे। तो छोड़ दिया। मतलब मैंने मेरा जिंदगी एक्चुअली छोड़ने का डिक्शनरी है, पाने का डिक्शनरी नहीं है। तो मैं वो छोटे उम्र से अभी तक छोड़ते ही आ रहा हूँ। तो क्या क्या छोड़ना है वो मुझे पहले पसंद आ जाता है। क्रिकेट खेलता हूँ, जब कौन से बॉल को छोड़ना है ये सोचता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फुटबॉल खेलता हूँ तो कौन सा बॉल छोड़ के अपने, मतलब वो फुटबॉलर को पास आउट करना है, वो छोड़ता हूँ। जब डायरेक्टर का रोल लेता हूँ मानव रचना सेंटर में, सोचता हूँ कि क्या स्पेस छोड़ना चाहिए ताकि कोलिग्स
आगे बढ़े। मुझे सर, लगता है समाज मैं का। इसमें एक हाँ, चीज ऐड करना चाहूंगी कि आपको नो बोलना बहुत अच्छे से आता है, जो आज की जनरेशन के लिए डिफिकल्ट है। वो आप एक्चुअली नो बोलना एंजॉय करते हैं। मैं नो बोलना बहुत एंजॉय करता हूँ, और मैं बहुत बहुत ढीठ किस्म का इंसान हूँ, उस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा ढीठ हूँ, थोड़ा सा। जैसे कविता भी जब लिखता हूँ, मैं कविता नहीं लिखता हूँ कि मुझे पब्लिश करना है इमीडिएटली। वो कविता लिखा, कविता मेरे ब्लॉग्स में गए, लिख रहा हूँ कविता। अब पब्लिशर पीछे पड़ते हैं कि लिखो, ये छापो, ये करो, तो उनको भी नो बोलता हूँ, ये अभी नहीं करना है। तो एकेडमिक जर्नी का शुरुआत कुछ चीजों को नो बोलने से हुआ। जैसे मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मैं अगर इंजीनियर बनूंगा तो मैं बहुत ही एक साधारण सा इंजीनियर बनूंगा, और मुझे सुबह शाम जाके नौकरी करने का जो जिंदगी है वो बहुत ही, मैं सब लोग जो कर रहे हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, मैं बोलूंगा। जो लोग इस जिंदगी से गुजरते हैं, अपने संसार को देख रहे हैं, बच्चे को पाल रहे हैं, मैं उनको बहुत ब्रेव हार्टेड बोलूंगा। ये बहुत ही सोल्जर की तरह एक काम है। जैसे सोल्जर्स समीक्षा करते हैं ना, नेशनल बाउंड्रीज को रक्षा करते हैं, ये आम लोग ही हमारे आसपास के जो समाज को टिका के रखें। अब उस समाज में मेरे जैसे लोग क्या होते हैं, वो जो ना बोलने वाले कुछ पैदा हो जाते हैं। तो मैं सोचा नहीं था कि एकेडमिक सफर कुछ होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इंजीनियरिंग जब छोड़ दिया तो क्या पढ़ना है, क्या करना है, मुझे फिजिक्स पढ़ने का बहुत मन था। मैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट, मैं आईआईएससी में पढ़ना चाहता था, फिजिक्स करना चाहता था। जो मेरे बाद में आप देखेंगे, मेरे लूसी सीरीज जो साइंस फिक्शन के राइटिंग है, तो मेरे जो विस्तार है राइटिंग का, उसके पीछे मेरे साइंटिफिक साइंस और फिलोसफी का जो पढ़ने का जो इच्छा था, और थ्रू आउट। तो मुझे लगा कि स्कूल और कॉलेज से तो शिक्षा, एक्चुअली स्कूल और कॉलेज और पीएचडी ने मुझे बहुत बुर्बक बना दिया है। मुझे यही लगता है कि मैं स्कूल गया, मैं कॉलेज गया, मैं जब यूनिवर्सिटी डिग्री लिया, उससे मैं और स्टूपिड बन गया। मैं जब कविता लिखता हूँ या किताब के बारे में सोचता हूँ, वो मेरे हिसाब से, जैसे द पुणे सीरियल किलर्स, मेरे हिसाब से सुजाता के साथ जो हमने लिखे हैं, जो कंसीव किए हैं, वो मेरे लिए एक पीएचडी टॉपिक है। मुझे लगता है कि ये किताब एक पीएचडी है। अब क्यों ये पीएचडी है? ये किताब एक एकेडमिक जर्नी है। वैसे हालांकि मैं ये एकेडमिक जर्नी, एकेडमिक शब्द से भी मेरा थोड़ा आजकल, मतलब एकेडमिक कौन है, एकेडमिक का मतलब का क्या? अर्थ मेरे ख्याल से आप बहुत लिमिटेड उसमें लेना चाह रहे हैं। एकेडमिक का मतलब कतई डिग्री नहीं है। हाँ, एकेडमिक का मतलब है कि आपने अध्ययन का सफर। मैंने शाम को है वो गीता पढ़ ली, तो वो मेरे को कहीं सर्टिफिकेट नहीं देगी, लेकिन मेरे को आत्मचेतना देगी। तो मैं उसी एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ जो फिलोसॉफिकल एकेडमिक्स है। हाँ, तो उसमें मैं एक्चुअली छोटे उम्र से चीज देता है, वो स्पोर्ट्स से होता है बहुत बार। जैसे स्पोर्ट्स लेके मैं बहुत सालों से लिख रहा हूँ, किताब नहीं छापा है, बट खुद क्योंकि स्पोर्ट्स प्रैक्टिशनर हूँ, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पास से देखता हूँ। मुझे लगता है एकेडमिक जर्नी शुरू इससे हुआ कि ना बोलना डिसिप्लिनरी थिंकिंग को, और हाँ बोलना के आत्मचयन को। तो वो आत्मचयन जिससे भी आता है मुझे, वो मेरे लिए एकेडमिक सफर है। वो शायद आपके मुस्कुराहट को देख के मैं अभी नेक्स्ट 2 घंटा सोचूंगा, उसके बारे में थोड़ा स्केच करूंगा, वो मेरे लिए एक एकेडमिक चयन हो गया। तो किसी भी चीज से मैं, और मेरे भाई मुझे छोटे उम्र में बहुत ताने मारते थे, तो एक ही गाना में कभी कभी होता था, एक ही गाना सारा दिन, तब तो टेप रिकॉर्ड कैसेट होता था, एक ही गाना। तो म्यूजिक तो 95% सुनना है। म्यूजिक एक्चुअली आप जितना सुनेंगे, जितना चुप रहेंगे, उतना अच्छे म्यूजिशियन बनेंगे। तो जब मैं म्यूजिक सुनता था तो एक ही गाने को बार बार रिवाइंड करके उस टाइम पे, मैं 80s के 90s के बाद बोल रहा हूँ, तो वो एक एकेडमिक चयन वहां से ही शुरू हुआ। हर चीज को ये जो आप प्रोसेस करते हैं बार बार करते, और फिर एक द्वार खुलता है जहां एक इन्फिनिटी का द्वार है। वो इन्फिनिटी का द्वार एक स्पिरिचुअल द्वार है,
वहाँ मल्टीपल मल्टीपल भावनाओं के सामने आप खड़े हैं। तो स्कूल और कॉलेज या डिग्री वाला जो शिक्षा है ये बंद कर देता है। वो हमें कंपेयर करना सिखा रहा है, वो हमें पास करना सिखा रहा है, वो हमारे लिए द्वार कम खोल रहे हैं। हालांकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि नए जनरेशन के लोग और बच्चे बहुत ही रेस्टलेस हैं, वो खुद ही अपने द्वार खोल दे रहे हैं आजकल। तो शायद बदलाव आएगा। तो मेरे लिए 80s और 90s जहां से मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ, वहां पे एक सामाजिक प्रेशर था इंजीनियर बनने का, ये करो। बट हालांकि मेरे मम्मी पापा इसके लिए मेन जिम्मेदार है, कभी भी मुझे किसी से कंपेयर नहीं किए। कभी भी आप समझ सकते कि एग्जाम के पहले व बाद में कभी नहीं पूछे एग्जाम कैसा हुआ, कभी भी नहीं। छोटे उम्र से मम्मी फिलोसफी के प्रोफेसर थी, तो शायद वो मेरे अंदर भी आया। घर में मैं बड़ा हुआ हूँ देख के 60-70 जन हमारे घर में एक ही छोटे कमरे में पढ़ रहे हैं। मम्मी बीच में बैठी है, मम्मी फ्री में लोगों को क्लास दे रही है। मेरे मम्मी, अब हालांकि आजकल तो एजुकेशन में जब देखता हूँ, अब जब मैं मेरे मम्मी को देखता हूँ, मुझे लगता है मेरी मम्मी ज्यादा प्रोग्रेसिव है बहुत लोगों से। बट तो वो जो भावना है, और कभी भी जो कोई जजमेंट नहीं पास करना, सब चीज को आत्मचयन करना, उसको 360 डिग्री तरीके से देखना। मैं बड़ा हुआ, मैं फुटबॉल खेलता था, आप सोच भी नहीं सकते थे। मैं रिक्शा वाला के बेटे से लेके मैं किसी भी सामाजिक दायरे में जाके स्पोर्ट्स मुझे वो सिखाया। मम्मी ने कभी भी नहीं मुझे रोका। मैं रिफ्यूजी कॉलोनी में बड़ा हुआ हूँ, जहाँ हमें मतलब पानी के लिए भी तरसना पड़ता था बोरवेल से। तो स्ट्रगल, एक हर दिन का एक स्ट्रगल से मैंने जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा। तो सब कुछ इजीली अवेलेबल नहीं था, ठीक है। हम जब फुटबॉल खेलते थे, मुझे अभी भी याद है, टीवी हॉस्पिटल के बीच फुटबॉल खेलते थे, वहां नंगे पैर खेल रहे हैं, मड के ऊपर ही नहा रहे हैं, नॉर्वेस्टर आ रहे हैं तो पानी में छिड़क रहे हैं। मैं कोई सोशल फंक्शन ज्यादा नहीं जाता हूँ, श्रुति जी को शायद पता होगा। मैं थोड़ा सा वो बताया ना बोलने में, मैं सोशल फंक्शन बहुत अवॉइड करता हूँ। मैं पब्स में नहीं जाता हूँ, मैं पार्टी नहीं करता हूँ। बट मैं बेशक सैटरडे लास्ट 24-25 साल से क्रिकेट ग्राउंड में जाता हूँ, वहां बच्चे लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देखता हूँ, बैठता हूँ, कीट पतंग के साथ थोड़ा मक्खियां काट भी देता है मुझे, वो भी लेता हूँ। मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो दिमाग का जो चयन, एकेडमिक जर्नी, ये सब बहुत, आजकल तो इस सब को बहुत पोशाकी नाम दिया जा रहा है, समर कैंप, ये कैंप, वो कैंप। तो सब चीज को हमने बहुत ही एक स्पेक्टेकल बना दिए। स्पेक्टेकल, सब कुछ स्पेक्टेकल है। मेरा बच्चा बड़ा होके कमर्शियल, हर चीज को बेच दो। हाँ, मेरा बच्चा बड़ा होके क्रिकेट में जा रहा है, अंडर 19 में टॉप कर लिया, अंडर 20 में ये कर लिया, अंडर 16 में स्कूल में ये, सब कुछ स्पेक्टेकल। बच्चा भी स्पेक्टेकल हो गया है। तो एक बच्चा स्पेक्टेकल हो रहा है, दूसरा बच्चा आप देखिए, वैभव सूर्यवंशी को देखिए, एक कितने आम घर से आया है वो बंदा। 200 किलोमीटर चल के क्रिकेट के कैंप पे जाता था, राइट। एक आम समस्तीपुर के सामने गांव से आया है। तो वो भी एकेडमिक है मेरे हिसाब से। वैभव को जितना देख रहा हूँ, सचिन के बाद ऐसा टैलेंट मैंने नहीं देखा है। मतलब विराट को भी 16, 17, 18, 19 साल की उम्र में मैंने विराट को खेलते हुए देखा है। रादर मैंने तो हमारे टेलीग्राम के ग्राउंड में सबके साथ खेला भी हूँ, बट विराट ने खुद को बनाया है। चाहे वो डेंजर भी होता है, जब इतना रॉ टैलेंट होता है ना, तो वो बहुत एक आग का गोला है। वो क्या होगा, वो आग का गोला। तो आपसे बात कंटिन्यू करेंगे, पर आपकी इस बातचीत में, अकादमिक सफर में, हमको 2-3 बातें सामने आई आपके। वो पहली बात तो ये कि आप कहते हैं कि आपने छोड़ना सीखा है, आप छोड़ने के आदी हैं, और मैं कहता हूँ पकड़ने के लिए छोड़ना पड़ता है। जब आप एक सीढ़ी को छोड़ते हैं तभी अगली सीढ़ी में जाते हैं। ये सफर का एक तरीका होता है कि हमें एक दर एक आगे बढ़ते रहना होता है, और फिर हम लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं। जब वो देखते हैं हमें सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते हुए, एक को छोड़ करके दूसरे को पकड़ने के लिए, तो ठहरना है वो फितरत नहीं है, चलना फितरत है। पहली बात तो ये थी। दूसरी, मैं श्रुति जी यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप इंजीनियर बनना चाहते थे,
लेकिन इनके अंदर है वो एक बनना नहीं चाहता था, बनना चाहते नहीं थे पर बनाना चाहते थे। उस समय की समाज की, उस समय की परिस्थितियां आपको इंजीनियर बनाना चाहती थी। जो एक्सपेक्टेशंस थी, इच्छाएं थी परिवार की, समाज की, वो बनाना चाहती थी। लेकिन है आपके अंदर तो कोई एक लिटरेरी पर्सन भरा था, एक एकेडमिशियन बना हुआ था, एक जो एनालिस्टिक वो बना हुआ था। तो मैं इस बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे कि हमारा ऐप है, उस ऐप का नाम है आपका द कैरियर टेस्ट, नो योर सेल्फ द कैरियर टेस्ट। ये एक ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पे है, और इससे किसी भी बच्चे को आप देख करके और उसके 120 सवाल आप करेंगे तो वो बताएगा कि वो बच्चा वास्तव में किस दिशा में जाने वाला है। दूसरी बात ये थी। तीसरी बहुत अच्छी सी बात कही है, वो आपने कहा था फिलोसफी की, क्योंकि आपकी मदर भी फिलोसफर थी। फिलोसफी को पढ़ाने वाला है ना, वो वास्तव में फिलोसफर होता है। पहले मन को जानेगा तभी वो किसी और के लिए बता पाएगा। तो वहां आपने ये कहा कि वहां से सीखा, और वास्तव में जब वहां से सीखा तो फिर आपको ग्राउंड में भी वही नजर आया जो किसी आपके बेडरूम में नजर आया, आपके स्टडी रूम में नजर आया। क्योंकि हर जगह सीखना है और अध्ययन है। आजकल के जमाने में, आजकल के, मैं चूंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं, आजकल है पढ़ना नहीं हुआ है, आजकल सीखना और समझना है, ये महत्वपूर्ण हो गया। तो सीखने का जो सफर है वो आपका रहा। क्योंकि हम लोग है वो, आप बहुत सारी बातें करना चाहेंगे आपसे, तो अब जो हम लोग बात करना चाहेंगे वो आपके लिटरेरी सफर पे करना चाहेंगे, कि आपके साहित्यिक सफर है उसके बारे में जानना चाहेंगे, और फिर हम लोग आएंगे आपकी किताब के ऊपर और उसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं के ऊपर। तो सबसे पहले अब बात करते हैं आपके साहित्यिक सफर पे। लिटरेरी सफर 8-9-10 साल का जब था तब से बंगाली में लिख रहा हूँ, बहुत पहले से ही। ट्रेन में उठता था तो एक डायरी साथ में होता था, लिख लेता था कुछ। तब तो डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, बट मैं बिना लिख के नहीं रह सकता था। बट लिख रहा हूँ, लिख के फाड़ भी देता था। तो छोटे छोटे वो कलकत्ता में वहाँ उस टाइम पे रीत रिवाज ये थी कि दुर्गा पूजा के पहले न्यूज़लेटर में कविता छपते थे, तो मैं कविता लिखता था काफी। और छोटे शॉर्ट स्टोरीज बहुत लिखता था, बट मैंने किसी को बताया नहीं, छुप छुप के किया ये सब। और कभी कभी मुझे याद है, मैं जब मेरे बुआ और मासी के घर जाता था, मासी का घर कृष्णनगर नोदिया डिस्ट्रिक्ट में है। मुझे शहर मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, कभी भी नहीं लगा, अभी भी नहीं लगता है। तो आई मीन ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्चुअल डिलेमा, वो मेरे राइटिंग में भी आता है, एक आइडेंटिटी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। सो जब जाता था ट्रेन में ऑलवेज एक डायरी और नोटबुक, जो आज भी है मेरे साथ, ऑलवेज 2-3 डायरी और 4-5 किताब रहते बैग में। मेरे पॉकेट में, वॉलेट में रुपए नहीं रहता है, बट बैग भरा रहता है, बहुत भारी बैग होता है। तो वो उसमें जब लिखता रहता था तो लोग थोड़ा ताने मारते थे। मुझे तो ही याद है, लोग बोलते थे कि देखो साहित्यकार चल रहे हैं हमारे साथ। तो जैसे होता है, तब 5-6 साल से अच्छा नहीं लगता था ताने, क्योंकि मैं नेचुरली लिख रहा हूँ। बट वो और एक मन था मेरा, जो आज भी शायद है, जो वो मन स्थिर भी रहता है, बहुत चीजों को देखता भी है, फिर स्थिर होता है, फिर ठहराव आता है उसमें, फिर वो जगह जगह दिशा में घूमता है। तो इसके लिए लिखना बहुत नेचुरली आया, लिखना और म्यूजिक। तो सुर भी नेचुरली ऐसे ही आता है। तो पता नहीं, बट मैंने पब्लिश करना शुरू किया जब मैं फाइनली 36 साल का था। 36 साल के ऊपर मेरा पहला किताब मैं पब्लिशर को दिया जब मैं 30 का था, 30 साल का जब था। तो सोचिए, मैंने 7-8 साल से लिखा, बट मैंने छापने के बारे में सोचा आफ्टर 22 साल। 8 साल से मैं अगर सोचूं मैं लिख रहा हूँ। और क्यों किया, वो भी एक सवाल है। खुद को सवाल किया कि मेरा नाम देखना है किताब के पन्नों में बड़े बड़े अक्षरों में। वो होता है ना, एक सेल्फ ग्लोरी, एक ईगो सेटिस्फैक्शन। मैं लेगेसी रख के जा रहा हूँ। मेरा लिखने के पीछे ये वजह एकदम नहीं था। आप अगर मेरा फर्स्ट साइंस फिक्शन स्टोरी देखेंगे, जो लूसी कैरेक्टर है, जिसके 3 अंग्रेजी किताब है और 2 बंगाली किताब है, जिसके वो एक्चुअली एक आईना है, जो मैं वो उसके हर शब्द और चैप्टर में एक्चुअली मैं एक आईना लेके घूम रहा हूँ जगह जगह। अगर वो तो शायद वो मेरा 22, 23, 24 साल का विजिट है
मन के डिफरेंट द्वार में मैं जा रहा हूँ। और वो बन गया लिखते लिखते ऐसे वो कहानियां। ठीक है, अब लूसी तीन लिख चुका हूँ मैं, ट्रिलॉजी हो गया है, बंगाली 2 किताब निकल चुका है, कैरेक्टरिस्ट एस्टेब्लिश लोगों को पता है, चौथा एक लिख के रखा हूँ बट मैं छाप नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो सही नहीं है। ठीक है, वही फिर से ना बोलना, और मैं चुपचाप उसके ऊपर बैठा हूँ क्योंकि मैं तो उसमें मेरे को ऑथर देवाशीष दा भी है, वो बहुत अच्छे भावुक और एक साहित्य कर्मी भी है। मुझे काफी सारी चीजों में उन्होंने अवलोकन किया है, तो उनका बहुत ही इन्फ्लुएंस है। वो बहुत पढ़ते हैं, बहुत सोचते हैं, तो वो मुझे बहुत गार्जियन जैसे होता है ना, एक गार्जियन चाहिए जो आपके लाइनों को बार बार बोले कि सही नहीं आ रहा है लाइन। तो उनको देता हूँ, तो उन्होंने भी बोला कि तेरा डिसीजन थोड़ा सही है, बट वो बोल भी रहे कि थोड़ा लिख ले, कि तू कभी कभी चीजों पे बैठ जाता है, लिखता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ, बट मेरे मन से अंदर से जब तक वो आवाज नहीं आएगा तब तक मैं नहीं करूंगा उसको। कि आनंद जी के साथ में जो बात हुई वो इस तरह की बात थी कि वो बात चलती जाए, और सारी ऐसी बातें थी जो सिर्फ बातें नहीं है, हम लोगों के लिए संदेश है कि हमें हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, हम जिन लोगों के साथ में काम करते हैं वहां पे ये केवल नजर रखने की जरूरत नहीं है कि वहां एविल कहाँ है, बल्कि उसको पहचान कर करके केवल उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसे समाज के लिए उसकी जो एनर्जी है उसको सही दिशा में बदलने के लिए जरूरत है कि उसे हम मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार करें। और होता क्या है, किसी के अंदर में जो छुपा रहता है उसको बाहर प्रकटीकरण करने के लिए होता क्या है, हर इंसान के अंदर एविल है, जैसा कि आनंद जी ने बताया था। तो जरूरत कैसे होती है कि उसको बाहर निकाल के लाएं। हमारे यहाँ बहुत सारी दमित इच्छाएं होती है व्यक्ति के अंदर, वो कैसे हो, जब तक कि उसे मौका नहीं दिया जाए, अवसर नहीं दिया जाए कि वो प्रकट कर रहे। तो इसके लिए जरूरत होती है कि हम अपने साथी के साथ में, हमारे स्टूडेंट के साथ में, हमारे पड़ोसी अड़ोसी दोस्त के साथ में एक बॉन्ड बनाए। वो बॉन्ड कहलाएगा साइको सोशल बॉन्ड, यानी वो साइकोलॉजिकल रूप से आपको एक्सेप्ट कर रहा होगा और आप अंदर की बात उसे कहने में सहज महसूस कर रहे होंगे, और आपको भी वो अपनी अंदर की बात है वो बता पाएगा। जब इस तरह की कुंठाएं हैं, चिंताएं हैं, ईर्ष्याएं हैं, द्वेष है, वो बाहर निकल के आएंगे तो पता चलेगा असली वजह का, और हम उस रूट कोज पे है वो चोट पहुंचा पाएंगे, और तब वो शुरुआत बने आगे जाकर के अपराधी, उसके अपराध की बनने के बीच को वही हम लोग ठीक कर पाएंगे। ये है। तो आज हमारी बातचीत बहुत सार्थक रही, और मैं श्रुति जी से ये अपेक्षा करूंगा कि फ्यूचर में भी आनंद जी के साथ में एक और लंबी बात है वो करें, क्योंकि न केवल इस पुस्तक में, ये पुस्तक है आप सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मैं कहूंगा कि कोई पृष्ठों से किसी भी पुस्तक की पहचान नहीं होती, उसको जब आगाज करेंगे तो अंदाज तक पहुंचना बहुत जरूरी होगा। तो शुरुआत के पृष्ठ से लेकर के अंतिम तक पृष्ठ तक है वो जरूर पढ़ें। और अब हम और भी पुस्तक इनके द्वारा जो लिखी गई है उनके बारे में भी बात करेंगे फ्यूचर के एपिसोड्स में, और साथ में ये भी बात करेंगे कि किस तरह से समाज में हम अपनी, जिस तरह से जब राम सेतु बना था तो गिलहरी का अपना योगदान था, तो हम अपना कितना योगदान है समाज के सुधार के लिए, मानव चरित्र के निर्माण के लिए कर सकते हैं, जरूर करेंगे। आप दोनों, श्रुति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया, और आनंद जी आपको बातचीत करके के मजा आया। मैं धन्यवाद इसलिए नहीं दूंगा कि अवसर नहीं छोड़ूंगा, फिर से आपसे बात करने का मौका मुझे मिलता रहेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी और अरुण जी, आपको बहुत थैंक यू आप दोनों को टाइम देने के लिए। और स्ट्रेंजर रूल इसी चीज के लिए काम कर रहा है, आप जैसे लोगों के साथ मिलके कुछ अच्छा किया जाए, जो ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं उनके थ्रू।